नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्कृत और हम लोग बात कर रहे थे शिक्षक के बारे में। शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं और उनके आधार पर उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य। ये शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, किन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उसे अपना कार्य करना चाहिए, उन्हीं कर्तव्यों की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला है शिक्षण। शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या है? शिक्षण। अब शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाना। एक शिक्षक को पढ़ाना है और वो भी किस प्रकार से? तो शिक्षण कार्य में रुचि लेते हुए पूरे मनोयोग से एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। ये उसका क्या है? कर्तव्य होना चाहिए। तो शिक्षक है वो यदि पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ाएगा तो विद्यार्थी है वो किसी तथ्य जो भी समझाना चाह रहा है शिक्षक उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक शिक्षक को पूर्व में तैयारी करते हुए इसे अपना कर्तव्य मानते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। दूसरा है मूल्यांकन। दूसरा कर्तव्य क्या है? मूल्यांकन। एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य करने के दौरान समय समय पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, मतलब कि ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहे, जो कि व्यापक दृष्टि से देखा जा सके, ऐसा मूल्यांकन की बात हम करते हैं। तो वही बात है, शिक्षक को भी जब कक्षा में पढ़ा रहा है, किसी पाठ को पढ़ा रहा है, तो पाठ के दौरान यदि पाठ खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो परख ली जाती है उसके माध्यम से, यदि परख के बाद आता है जो इनके प्रथम परख द्वितीय परख जो टेस्ट होते हैं उनके माध्यम से, अर्धवार्षिक वार्षिक, तो ये मूल्यांकन की दृष्टि से अध्यापक को समय समय पर विद्यार्थियों का जो शिक्षण कार्य किया गया है उसका मूल्यांकन लेना चाहिए। ये उसका कर्तव्य। ऐसा नहीं कि बस हमारी ड्यूटी है पढ़ा दिया और बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की। और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए एक अध्यापक को समय समय पर मूल्यांकन लेते रहना चाहिए। अगला बिंदु है साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन। साहित्यिक क्रियाओं का आयोजन। साहित्यिक क्रिया का आयोजन। तो एक अध्यापक को समय समय पर साहित्य से संबंधित संस्कृत विषय है, इसके अंतर्गत एक तो भाषा के रूप में हम लोग ले रहे हैं और भाषा के विभिन्न रूप हैं जिसके अंतर्गत साहित्य भी है। और अध्यापक को समय समय पर साहित्यिक जो प्रतियोगिता होती है, कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन करवाना चाहिए। जैसे कि अध्यापक ने कोई निबंध पढ़ा दिया, ठीक है, निबंध बच्चों को पढ़ा दिया, संस्कृत में निबंध पढ़ाया, उसके बाद एक अध्यापक क्या करे कि एक प्रतियोगिता का आयोजन करे कक्षा में, मतलब कि कक्षा के एक कक्षा मतलब एक कालांश ले ले, कालांश के अंतर्गत ही वो इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा सकता है। इसके अलावा समय समय पर जो विभिन्न जयंतियां पर्व आते हैं उन पर भी विद्यार्थियों को साहित्यिक प्रतियोगिता से संबंधित कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। तो एक शिक्षक अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, तो कक्षा में निबंध पढ़ाने के बाद उस निबंध का उसी कालांश के अंतर्गत जो अगला जो कालांश होगा उसी के अंतर्गत वो इस प्रतियोगिता का, साहित्यिक प्रतियोगिता होती है, उसका आयोजन कराएगा। इससे कि जो बच्चों का ज्ञान है उसके अंदर वृद्धि होगी। फिर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बालक पढ़ता तो है, वो समझता नहीं उस चीज को, लेकिन उससे संबंधित कोई गतिविधि अगर हम करवाते हैं तो बालक है वो उसमें भाग लेने के लिए बहुत सारी तैयारियां करता है, उससे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करता है और जानकारी प्राप्त करने की प्रयास करता है। तो वही बात है कि एक शिक्षक को समय समय पर साहित्य से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए। ये इसका कर्तव्य होता है। फिर है पुस्तकालय व्यवस्था। पुस्तकालय व्यवस्था। जब हम बात कर रहे थे कि जो संस्कृत से संबंधित साहित्य के बारे में एक अध्यापक को, जब हमने पुस्तकालय की बात की थी, पुस्तकालय किस प्रकार अध्यापक का ज्ञानवर्धन करता है, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो वही बात है कि अध्यापक का क्या कर्तव्य है। और अगर मान लो विद्यालय में उचित पाठ, मतलब कि अध्यापक की ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकें नहीं हैं, विद्यार्थियों से संबंधित जो पुस्तकें होती है वो नहीं है, तो एक अध्यापक को वहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था करवाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक जब रुचि लेंगे तभी प्रधानाचार्य है वो आगे प्रस्ताव
कार्य होती है उसकी व्यवस्था होगी। तो एक अध्यापक को रुचि लेते हुए इस कार्य को करना चाहिए, जिससे कि जो विद्यार्थी है वो भी इनका लाभ उठा सके। एक अध्यापक है संबंध, एक तो किताबी ज्ञान देता है एक अध्यापक, और एक है वो अन्य किताबों, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों से संबंधित ज्ञान को एकत्रित करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वो ज्ञान ज़्यादा प्रभावी होता है, तो वो शिक्षक को रुचिकर बनाने में भी सहायक होता है। तो इसीलिए अध्यापक को है विद्यालय के अंदर पुस्तकालय की व्यवस्था करवाने का प्रयत्न करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। अगला बिंदु है विद्यार्थी की समस्या का समाधान। विद्यार्थी की समस्या का समाधान। एक अध्यापक को समय समय पर जो विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित कठिनाइयां होती है उसका समाधान करते रहना चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी हैं वो अपनी जो मुख्य धारा है उससे अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अध्यापक जब विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनेगा तो उसे ज्ञात होगा कि उपरोक्त विद्यार्थी को ये समस्या आ रही है, तो उसका समाधान करने का प्रयास करेगा। एक तो बात होती है कि आपने शिक्षण करवाया और बच्चे की अगर कोई समस्या आपके सामने रखी और आप कह देते हैं कि ये आपको खुद सॉल्व करनी है, और एक होता है कि अध्यापक भाई उसको नहीं कर पाए लेकिन उसे सांत्वना तो दे ही सकता है। तो यदि अध्यापक इस प्रकार की क्रिया करेगा तो जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ही रुचिकर बनेगा। इसीलिए एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि विद्यार्थियों के समक्ष जो समस्या आ रही है उसका समाधान वो करे। फिर बात है उपचारात्मक शिक्षण। अगला कर्तव्य है उपचारात्मक शिक्षण। जब हम उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहे हैं तो उपचार भाई किसी को कोई परेशानी होती है उसका उपचार किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आती है तो वो चिकित्सक के पास जाकर उसका उपचार करवाता है, वही बात है। अगर शिक्षण में अगर कोई शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार कराया जाएगा, तो एक बात है कि विद्यार्थी है अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार ही वो सीखता है, लेकिन एक अध्यापक है वो उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि करने के लिए क्या कर सकता है, उसको जो IQ लेवल उसको बढ़ाने के लिए एक अध्यापक है वो उपचारात्मक शिक्षण करवा सकता है कि बच्चे को कौन सी चीज़ में कहाँ समस्या आ रही है, उसके लिए छोटे छोटे टेस्टों के माध्यम से जो छोटे परख लेकर मतलब कि अपने द्वारा बनाकर और फिर बच्चों के परख लेकर कहाँ पर समस्या आ रही है, उनकी कठिनाई का स्तर कि बच्चा कहाँ पर सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, वो अध्यापक पता लगाकर उस कठिनाई को दूर कर सकता है, उसे ही कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। इसके लिए टेस्ट बनाए जाते हैं और विद्यार्थियों से उन टेस्टों को भरवाया जाता है, जिससे कि जो कठिनाई स्तर के आधार पर ये ज्ञात किया जाता है कि विद्यार्थियों को कहाँ समस्या आ रही है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई प्रश्न पत्र होता है, उसके अंतर्गत जो प्रश्नों का क्रम होता है वो निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर का होता है। निम्न स्तर के प्रश्न हैं वो सभी बालक आसानी से कर लेते हैं, मध्यम स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो कुछ बालक नहीं कर पाते हैं, और अगर हम बात करें उच्च प्रश्न जो बहुत ही उच्च कैटेगरी के होते हैं उनको कुछ एक ही बालक कर पाते हैं, क्योंकि जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है या जिन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं वही उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो वो उनका कठिनाई स्तर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को अगर मान लो कोई बालक है वो निम्न स्तर के प्रश्न पत्र को भी हल नहीं कर पा रहा है, तो क्या है उसकी समस्या आ रही है उसे कहीं, और कुछ समस्या है उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो वो जांच करके और फिर प्रश्न पत्र के माध्यम से हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये थे सारे एक अध्यापक के कर्तव्य। अब हम बात करेंगे अध्यापकों की वर्तमान स्थिति। संस्कृत शिक्षकों की वर्तमान स्थिति। संस्कृत शिक्षकों की वर्तमान स्थिति मतलब कि वर्तमान में जो चल रहा है उसके अंतर्गत संस्कृत शिक्षक है उनकी क्या स्थिति है, वो उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो किस प्रकार अपने शिक्षण को करवा रहे हैं, वो सारी जानकारी हम लोग इस अंदर पढ़ेंगे। तो पहली बात है, पहला बिंदु है संस्कृत व्याकरण का समुचित ज्ञान
ज्ञान न होना। हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर व्याकरण की। तो एक जो संस्कृत शिक्षक है, हम देखें तो एक संस्कृत शिक्षक है, अभी जो किताबें वगैरह जो नहीं छप रही है उसके अंतर्गत व्याकरण से संबंधित जो कार्य है वो भी पाठ के अंतर्गत दिया रहता है। और अध्यापक को उसी संस्कृत, जो हम बात करें जो गवर्नमेंट की जो राजकीय पुस्तकें हैं, जो राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे बालक हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं उसमें जो संस्कृत विषय है उसके अंतर्गत जो व्याकरण का जो पाठ है, जो भाग है, वो उस पाठ के अंतर्गत ही दे रखा है। अब एक अध्यापक है, क्योंकि वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है, वो व्याकरण को एक अलग समझता है कि व्याकरण अलग चीज है और जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है। तो वो दोनों में वो अंतर को समझते हुए क्या करता है, पाठ को पढ़ा देता है और व्याकरण को वो अलग से पढ़ाता है। लेकिन यदि अगर एक अध्यापक उसी व्याकरण को पाठ को पढ़ाते समय ही साफ कर दे, जैसे कि कोई शब्द है उसमें कौन सी धातु है, कौन सा शब्द रूप, कौन धातु रूप है, वो उसके बारे में जानकारी देना, उपरोक्त शब्द में कौन सी प्रत्यय लग रही है उसके बारे में जानकारी देना, तो शब्दों से ही तो ये व्याकरण को हम ज्ञान होता है। अब समास है तो सामासिक शब्द भी होता है और वो शब्द से ही तो पाठ का निर्माण हो रहा है, शब्द फिर वाक्य है और उसी से तो पाठों का निर्माण हो रहा है। तो वो पाठ है, पाठ के अंदर ही व्याकरण निहित होती है। तो एक अध्यापक उसकी जानकारी नहीं रखता है, व्याकरण को वो अलग समझता है, इसीलिए क्या दिक्कत आती है कि वो व्याकरण और जो संबंधित जो पाठ है उसमें वो अंतर समझते हुए उन्हें दोनों को अलग पढ़ाता है और विद्यार्थी वो भी उसको अलग रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा है जो पाठ में दी गई, हम अगर संज्ञा की परिभाषा बताते हुए, आप पाठ पढ़ाते हुए बच्चों को पहले आप संज्ञा के बारे में बताया, आपने पाठ पढ़ाया और आप उसमें से पूछे कि उपरोक्त जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो विद्यार्थी है वो पाठ में आए हुए भावों, व्यक्तियों, वस्तुओं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे कि आपका संज्ञा का जो विषय वस्तु है, जो संज्ञा का परिभाषा है, वो आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक अध्यापक क्या करता है, उस पाठ को पढ़ा देता है, उसके बाद जो व्याकरण का जो पाठ है, भाग है, उसको वो अलग से पढ़ाता है। तो व्याकरण से संबंधित जो समस्या है उसका सामना वर्तमान स्थिति में देखने को मिलता है। दूसरी बात है, दूसरी समस्या है प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था न होना। अगली समस्या क्या आ रही है कि जब हम बात संस्कृत की ही कर रहे हैं, यहाँ पर संस्कृत विषय का जो शिक्षक है उसकी बात कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था न होना। कुछ अध्यापक है वो क्या करते हैं, प्रशिक्षण जब कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, मतलब जो बीएड है, एसएससी, ऐसे कार्यक्रम जो ऐसा प्रशिक्षण जब वो लेते हैं तब वो समय पर वहाँ जाते नहीं हैं, या तो अगर जाते हैं तो वो उन जो पाठ योजनाएं हैं उनको सही प्रकार से समझते नहीं है, इससे ही उनको दिक्कत आती है, परेशानी आती है पढ़ाने के अंदर। क्योंकि पाठ योजना है संस्कृत की, वो संस्कृत से संस्कृत में ही बनी हुई है और कुछ अध्यापक जो पढ़ाने वाले हैं वो इनको समझते नहीं है, तो वो प्रशिक्षार्थियों को समझा नहीं पाते, इसीलिए जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ एक जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो सही से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। कहने का मतलब है कि केवल वो उसकी जो प्राथमिकता होती है उसी को वो पूरी करते हैं, जैसे कि केवल एक प्रशिक्षण जो है पूरा उसके अंतर्गत केवल परीक्षा देना, ठीक है, मतलब कि जो और दूसरे कार्यक्रम उसके अंतर्गत होते हैं, जो प्रशिक्षण के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग है, इसके अलावा जो लेसन बनाकर लेसन देना, जैसे कि इंटर्नशिप का कार्यक्रम है, जो लेसन आप लोग देते हैं, वो सारे कार्यक्रम वो लोग नहीं करते हैं, इसीलिए भी समस्या आती है। एक अध्यापक है, आपने भी संस्कृत पढ़ाने के लिए अध्यापक को खड़ा करा, जब उसने इंटर्नशिप के माध्यम से उसने कभी विद्यालय में पढ़ाया ही नहीं है, तो उसे उस विषय की जानकारी किस प्रकार होगी। इंटर्नशिप यानी कि अनुभव प्राप्त करना उसी विषय के अंतर्गत। जो संस्कृत में अगर वो 6 महीने पढ़ा लेगा, फर्स्ट ईयर में 1 महीने पढ़ा लेगा, तो उसको अनुभव हो जाएगा कि मुझे कक्षा में किस प्रकार पढ़ाना है। लेकिन जब प्रशिक्षण में इस प्रकार के कार्य को नहीं करते हैं तो उन्हें आगे शिक्षण कराने में समस्या आती है और वर्तमान के अंतर्गत भी ये समस्याएं देखी गई है। इसके अलावा उच्चारण साधनों का अभाव। अब अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत के अंदर जो छोटे छोटे शब्द हैं उसको तो हर कोई उच्चारित कर सकता है, लेकिन जब बात
संस्कृत मातृभाषा के रूप में नहीं है, भाई संस्कृत हम बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इसे पढ़ने में भी समस्या आती है। तो ये जो शब्द होते हैं इनके उच्चारण के लिए जो उपयुक्त साधन, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज लैब होती है, उसके अंतर्गत भाषा के जो सही शब्द का उच्चारण होता है उसका वहाँ पर सारी जानकारी हमें मिलती है, या फिर ये कहें कि भाषा का जो शुद्ध रूप है वो हम वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत में इस प्रकार की समस्या आती है, क्योंकि जो उच्चारण है वो शिक्षक है वो अपने प्रशिक्षण के दौरान भी सही तरीके से नहीं कर पाता है, और जो बच्चों अगर उसने खुद ने ही नहीं सही सिखाया तो विद्यार्थियों को किस प्रकार सिखाएगा। तो उच्चारण से संबंधित जो यंत्र वगैरह होते हैं उसका वहाँ पर उपयोग नहीं लाया जाता है, इसीलिए ये समस्या सामने आती है। वर्तमान में ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो एक सटीक उच्चारण क्या है उसका एक अध्यापक को ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन अपने प्रशिक्षण कार्यकाल के अंतर्गत जब वो ये सारी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है तब शिक्षण कार्य में दूसरे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर है अधिकारियों की उपेक्षा। अधिकारियों की उपेक्षा, अधिकारी मतलब कि एक अध्यापक है, कक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहा है, लेकिन भाई अगर मान लो कुछ अध्यापक शिक्षण कार्य अच्छा प्रभावपूर्ण करवाना भी चाहते हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी है उन्हें दूसरे कामों में व्यस्त रखते हैं, जिससे कि वो पूर्व तैयारी न करते हुए केवल किताबी ज्ञान है बच्चों को प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके सामने ये समस्या रहती है कि कुछ अधिकारी है उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें बहुत सारे उनके ऊपर बहुत सारे कामों को लाद दिया जाता है और वो उसी काम में व्यस्त रहते हैं, जिससे कि वो अपने शिक्षा से संबंधित जो तैयारी है उसको नहीं कर पाते हैं और जो शिक्षण कार्य है वो बाधित होता है। इसके अलावा पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों का अभाव। पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों का अभाव। अब हमने बात की थी कि भी अध्यापक उसका कर्तव्य होता है कि पुस्तकालय की व्यवस्था करवाए, लेकिन बार बार में तो वो एक बार वो प्रस्ताव रखेगा, 2 बार रखेगा, लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो मतलब प्रस्ताव अगर उसने प्रस्ताव तो रखा है उसको वो पारित ही नहीं हो रहा है, बार बार में वो कह रहा है लेकिन वहाँ पे वो व्यवस्था हो ही नहीं रही है, तो उसका कहने का भी क्या मतलब है। वही बात है कि वर्तमान में भी देखा जाता है कि पुस्तकालयों में पुस्तकों की कमी के कारण भी ये समस्याएं सामने आती है। शिक्षक है वो चाहता है कि वो विद्यार्थियों को और ज़्यादा ज्ञान दे, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करे, उनको हर तरह के वाक्यों से अवगत करवाए, लेकिन जब उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये समस्याएं सामने आती है। वही बात है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के कारण भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। अगला है विद्यालय में श्रव्य दृश्य। विद्यालय में श्रव्य दृश्य साधनों का अभाव। इसके अलावा कुछ अध्यापक हैं वो चाहते हैं कि हम श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाएं, क्या है प्रोजेक्टर के माध्यम से है या फिर पीपीटी बनाकर, किसी भी प्रकार से एक अध्यापक है वो रुचि लेता है कि नहीं हमें भी अपने बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को समझ में आए, बच्चे हैं वो व्यवहारिक ज्ञान को ग्रहण करें। इस प्रकार से अगर हम श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बच्चे और अच्छा सीखेंगे, लेकिन इन संसाधनों की कमी के कारण ये समस्या देखने को मिलती है कि श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग विद्यालयों में नहीं होता है। तो बहुत सारी समस्या होती है, कहीं पर तो ये इंस्ट्रूमेंट लाकर रखे भी होते हैं लेकिन कोई उसको चलाने वाला नहीं होता है, और कहीं पर ये उपलब्ध नहीं होते, चलाने वाला होता है तो उपलब्ध नहीं होते हैं, और यदि किसी को संसाधन उपलब्ध भी है, चलाने वाला भी है, लेकिन वहाँ पर शिक्षकों की कमी के कारण उन पर दूसरे कार्य दे दिए जाते हैं, तो वो अपने खाली शिक्षण कार्य को करवाने में ध्यान देते हैं, वो इन संसाधनों के माध्यम से पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, क्योंकि उन पर और भी बहुत सारे कार्य उनको दे दिए जाते हैं जिससे कि वो इसको अतिरिक्त कार्य समझते हैं, इसीलिए इसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसकी कमी भी वर्तमान समय में देखी जाती है। इसके अलावा विद्यालय में व्यावसायिक
विकास से संबंधित, व्यवसायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन न होना। अब एक समस्या और देखने को मिलती है वर्तमान में कि जो व्यवसाय अब शिक्षण है वो हम एक व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्यवसायिक विकास के लिए अब शिक्षण का विकास, व्यवसायिक विकास यहाँ पे शिक्षण है, और शिक्षण का विकास से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, जो नवाचार देखने को मिलते हैं, जो सरकार है वो अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं और कुछ नवाचारों को अंदर निहित करते हैं, समाहित करते हैं, तब क्या होता है समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम जो नया लिया गया है, जो नया विषय या फिर जो नए टॉपिक को या नए पाठों को हमें सम्मिलित करना है, उससे संबंधित वो सारा डिटेल है वो विद्यालय को पहुंचा देते हैं। लेकिन विद्यालय है उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो अध्यापकों को नहीं दे पाते हैं। अब इससे संबंधित जो जानकारियां हैं उसको किसी कार्यक्रम आयोजित करके एक अच्छा सा प्रदर्शन के माध्यम से बताया जाएगा, तभी अध्यापक उसे कर पाएंगे। अगर भाई उच्चारण से संबंधित है या फिर कोई शब्दों के मानक रूप से संबंधित है, मानक रूप नया निर्धारित किया गया है और उसमें बदलाव को देखते हुए नया मानक रूप आया है, तो उसको बताना है। तो एक अध्यापकों को केवल लिखित रूप में बताने से मतलब नहीं है, अध्यापकों को वो प्रैक्टिकल रूप से यानी कि दिखाया जाएगा, तब अध्यापक है वो कक्षा में उसका उपयोग कर सकेंगे। फिर उदाहरणों के माध्यम से बताया जाएगा कि पहले क्या था, अब क्या है और बदलाव का कारण क्या है, वो सारी जानकारी अगर उनको होगी तभी वो अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे। तो समय समय पर नवाचार हेतु कार्यक्रमों को आयोजन भी आवश्यक होता है, लेकिन आयोजन को केवल एक कार्य के रूप में लिया जाता है कि हाँ ये आयोजन करना है, उसको एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के हिसाब से लिया जाता है, इसीलिए ये सही नहीं होता है। तो वर्तमान में ये देखने को मिलता है कि कोई भी अगर कार्यक्रम आयोजित विद्यालय में तो पहली बार आयोजित नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर अध्यापकों की समस्याएं हैं, इसके अलावा जो व्यय से संबंधित समस्याएं हैं, इसी कारण प्रधानाचार्य वो भी इन कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर पाता है। और यदि कहीं आयोजन हो रहे होते हैं तो वहाँ पर अपने स्टाफ की कमी के कारण वो अध्यापकों को वहाँ नहीं भेज पाता है, इसी कारण की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अब है हमारा टॉपिक इस हेतु उपाय, संस्कृत शिक्षकों की स्थिति में सुधार हेतु, संस्कृत शिक्षकों की स्थिति में सुधार हेतु उपाय। शिक्षकों की स्थिति में सुधार हेतु उपाय। अब संस्कृत शिक्षकों की हमने वर्तमान स्थिति देखी, उनको आधार मानते हुए किन उपायों को हम ले सकते हैं, कौन कौन से उपाय हम लोग कर सकते हैं जिससे कि संस्कृत शिक्षकों की जो स्थिति है उसमें हम सुधार कर सके, उसमें बदलाव ला सके। तो पहला है संस्कृत शिक्षक के प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करके पहला उपाय क्या है, संस्कृत शिक्षक के प्रशिक्षण, मतलब कि BEd वो जो करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट से, उन शिक्षकों को प्रशिक्षण की अच्छे से व्यवस्था करके, मतलब कि उसमें उन्हें बाधित कर दिया जाए कि आपको इस शिक्षण कार्य के दौरान ये जो प्रैक्टिकल कार्य है, जो प्रायोगिक कार्य है, वो कार्य करना ही होगा, अन्यथा आपको शिक्षक का जो सर्टिफिकेट कहे या फिर डिग्री कहे वो नहीं दी जाए। इस प्रकार से उन्हें बाधित कर दिया जाएगा तो वो उस कार्यक्रम में पूरी भागीदारी लेंगे और शिक्षण का जो कार्य है उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। तो प्रशिक्षण के अंदर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो संस्कृत विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं, नवाचार है, किस प्रकार शिक्षण करवाया जाता है, वो सारी जानकारी उन्हें प्रदान हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो जानी चाहिए। इसके अलावा भी जो कार्यक्रम होते हैं प्रशिक्षण के अंदर, इन सभी जो कार्यक्रम सेवा कार्यक्रम है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षकों के लिए। दूसरा है व्याकरण ज्ञान रखने वाले संस्कृत शिक्षकों
कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। अब विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के अंतर्गत जैसे वेबिनार है, सेमिनार है, इनका आयोजन समय समय पर करवाते रहना चाहिए, जिससे कि जो नवाचार से संबंधित जो तथ्य हैं वो सामने देखने को मिले। एक अध्यापक है इन सेमिनारों का जो कार्यशालाओं उनके माध्यम से कुछ नया सीखेंगे जो संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत उन्हें उपयोगी होगा या फिर लाभ मिलेगा, तो ये सुधार हो सकता है। इसके अलावा जो अगला है विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग, विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों की व्यवस्था, साधनों की व्यवस्था, श्रव्य दृश्य साधनों की व्यवस्था सरकार को एक विद्यालय के अंतर्गत आवश्यक रूप से करनी चाहिए। अगर प्राइवेट में है तो संस्था प्रधान को ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए और उन्हें अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि वो इन साधनों का उपयोग न कर पाए। उन्हें जो विद्यालय जो समय अवधि है उसी के आधार पर उन्हें ये जो श्रव्य साधनों का उपयोग करने हेतु समय दिया जाना चाहिए। और अंत में है वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि, समय समय पर सरकार को, संस्था को इनकी वेतन में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि वो अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर सके। अब है अंत में आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत संस्कृत शिक्षक के कर्तव्यों को बताते हुए संस्कृत शिक्षक की वर्तमान स्थिति एवं सुधार हेतु वर्तमान स्थिति एवं उसमें सुझाव हेतु बिंदु लिखिए। तो आपको संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य बताने हैं और जो वर्तमान स्थिति को बताते हो उसमें सुझाव भी आपको देने हैं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाएं, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।